नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 22 अप्रैल को पहलगाम में जेनोसाइड हुआ। उसके बाद 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद फिर 7, 8 और 8, 9 की रात में जो हुआ और जो हमारी सेना ने उनको अद्योगति प्राप्त कराई, यानी हवा में ही उनके सारे हमलों को ध्वस्त कर दिया, अस्त्रों को ध्वस्त कर दिया। और फिर जो निर्णायक समय आया, यानी 9 और 10 तारीख की रात को, जब उनके 10-11 एयर बेस उड़ा दिए गए, इसके अलावा उनके रडार, उनके एयर डिफेंस सिस्टम और जहां उनके वो परमाणु अस्त्र शस्त्र रखे थे वहां भी दस्तक दे दी, ये बताने के लिए कि हमें पता है आपने वो कहाँ रखे हुए हैं, अगर हम चाहेंगे तो उनको भी नेस्तनाबूद कर देंगे। इन सारी घटनाओं के बाद और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद जो सीज फायर हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में थे और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद और पहलगाम के जेनोसाइड के बाद वो पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और न केवल कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत रेल सेवा का उन्होंने उद्घाटन किया, बल्कि चेनाब के ऊपर जो हाईएस्ट पुल बना है उस वो भी राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जो कहा, और खास तौर से जो उनके भाषण की विशेषताएं होती हैं, वो जो लोकल्स हैं यानी जो कश्मीरी हैं उनको भी एड्रेस करते हैं, उनको भी साथ लेते हैं। वो पाकिस्तान को कश्मीर के नागरिकों के विरुद्ध सिद्ध करते हैं कि इन लोगों ने कश्मीरियों पर अटैक किए, उनके रोजगारों पर अटैक किए, उनके पेट पर लात मारने की कोशिश की। और बाद में जब हमने उनको सबक सिखाया तो भी उन्होंने पुंछ और दूसरी जगहों पर नागरिकों को और उनके धर्म स्थलों को ही निशाना बनाया और एक बड़ी साजिश थी पूरे देश में दंगे कराने की। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब। तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय सूरत हाल क्या है और प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और जो चेतावनी पाकिस्तान को दी है, तो क्या थॉट प्रोसेस इस समय चल रहा है। वैद साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी, नमस्कार। वैद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, हमने एक लंबा दौर देखा है जम्मू कश्मीर का। आप एक बहुत ही सक्षम अधिकारी रहे, कई पदों पर रहे, वो दौर भी आपने देखा। उस समय एक जिले में आप तैनात थे जब 90 का दशक, जब पलायन का दौर था वहां से, और 2014 के बाद जो बदलाव आए और 2019 5 अगस्त के बाद जो बड़े बदलाव हुए वो भी आपने देखे हैं, आप गवाह हैं। हमने पत्थरबाजी भी देखी है और अब विकास के नए आयाम भी हम देख रहे हैं। तो एक टिप्पणी तो मैं इस पर चाहूंगा, जो बदलाव कश्मीर में हो रहे हैं, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था हम उस पर आएंगे। ओंकार जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 370 जब हटाया गया, उसके बाद बहुत चेंजेस आई। इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात ही नहीं है। हालांकि अपोजिशन
कभी-कभी गवर्नमेंट को घेरती है मुद्दों पर, बट वो बेबुनियाद है, क्योंकि हमने हालात को बदलते हुए देखा। यहाँ अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 90s में और 2000 में, और इवन बीजेपी सरकार बनने के बाद भी 2014 सेंटर में बने, उसके बाद भी जब कोलिशन गवर्नमेंट बनी स्टेट में, रियासत में, बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिसकी पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी। और उस दौर में मैं इनफैक्ट मैं जेएनके पुलिस को हेड करता था, और अगर आपको याद होगा बुरहान वानी जी। की अ, अ, बड़ा हादसा हुआ था बुरहान वानी की किलिंग, तो उसका जो जो हालात बिगड़े जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में, वो भी दौर हमने देखा। और देखिए इस पीरियड में हुर्रियत बहुत एक्टिव थी, जो पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चलाती थी। और आप जानते हैं हुर्रियत एक अमेलगम थी बहुत सारी पार्टीज की, और उसका ये सारे सेपरेटिस्ट होते थे। किस तरह से पूरे देश ने देखा, ये पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली में जाते थे, वहां से पैसा लाते थे, यहाँ पत्थरबाजी करवाते थे, और किस तरह से हवाला से इनको पैसा आता था, जो ट्रेड चलता था उसमें से पैसा आता था, जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरों की सीटें कश्मीरी बच्चों को धोखा दे के पाकिस्तान भेजा जाता था, और उनके जो पैसे आते थे उसको इस्तेमाल करते थे। इनको हर तरीके से पैसा, किस तरह ऊपर पूरा कशीर घाट कैलेंडर निकालते थे कि खासकर मैंने बुरहान वानी की फेज में भी देखा और 90s में भी देखा कि किस दिन बंद रहेगा, स्कूल कॉलेजेस कब बंद रहेंगे, बाजार कब बंद रहेगा, कैलेंडर निकलता था कि कितने बजे क्या होगा। तो ये जो पूरी एजिटेशन जो थी, वो पाकिस्तान के बिहाफ पे ये हुर्रियत चलाती थी। पत्थरबाजी के लिए 5-500 रुपए दिए जाते थे, टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता था। अगर कोई टेररिस्ट मर जाता था एनकाउंटर में, तो उसके परिवार को पैसे दिए जाते थे। ये सारा हमने चलते हुए देखा, और किस तरह से, लेकिन 2019 370 जब हटाया 5 अगस्त को, उसके बाद आज आप मुझे बताइए, आज हुर्रियत कहाँ है? बिल्कुल। उसको आपने देखा जिस तरह से दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री सेपरेटिस्ट लीडर को अपने घर में बुलाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक थानेदार, एसएचओ उसको, उस सेपरेटिस्ट लीडर को उसके साथ कैसा सलूक करेगा? आप उसकी हिम्मत पड़ेगी एक एसएचओ की, जिसके साथ प्रधानमंत्री देश का मिलता-जुलता हो, उसको खाने पे बुलाता हो, उसको आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जा रहे हैं और आपकी एजेंसियाँ उनको हैंडल कर रही हैं। तो इस तरह की स्थिति हमने देखी किस तरह से बदलती हुई। ऐसे में बहुत जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, लोकल पुलिस थी, उनके लिए बहुत दिक्कतें आती थी, किस तरह से हैंडल करना। ऐसे लगता था कि इनको दिल्ली की ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी कि बात मैं आप कह रहे हैं। एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा। मैं ओंकार जी आपको बता रहा हूँ, कई बार हमारे जैसे सीनियर ऑफिसर्स को कन्फ्यूजन हो जाती थी कि क्या इन पर दिल्ली की ब्लेसिंग है? और कश्मीर में तो ये कॉमन कहा जाता था कि ये दोनों तरफ से पैसे लेते हैं। दोनों तरफ का मतलब क्या हो गया? आईएसआई भी पैसा देती है और इधर से हमारी रो भी एजेंसियाँ दे। पैसा देती है। हुँ। ये बहुत मतलब इस तरह का माहौल था कि 90s और 2000 में हमने इतना बुरा वक्त देखा, किस तरह से एक आदमी जो एक तंजीम जो पूरे
देश के खिलाफ एक मुहिम चला रही है सेपरेटिज्म की, और उसको आप कानूनी उसको हम शिकंजे में नहीं ले पाते थे। तो लेकिन 370 हटने के बाद वो बदलना शुरू हुआ, और आपने तो इवन मेन स्ट्रीम जो चीफ मिनिस्टर 3-3 बार रहे थे, उन तरह से आपने देखा कितने मेरठ का, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रहे, जिसमें उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है वो रहे, महबूबा मुफ्ती रही अंदर। लेकिन सेपरेटिस्ट लोगों को उसमें सैयद अली शाह गिलानी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन बाकी लोगों को भी वो एक-एक करके हटना शुरू हो गए, और आज उसकी कोई हैसियत नहीं है कश्मीर में, और कोई कैलेंडर आज मैं अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई है, वो मैं यहाँ के पुलिस ऑफिसर होने के नाते भी, और एक रहने वाला भी मैं यहाँ का हूँ, जम्मू रीजन का। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो डर का माहौल कश्मीर वैली में था, जो एक दिन को सवेरे बच्चा स्कूल जाता था या कोई बिज़नेस करने जाता था या नौकरी करने जाता था, उसको ये पक्का नहीं होता था कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। श्योर नहीं होता था कि कहाँ कहाँ गोली चलेगी, कहाँ पत्थरबाजी होगी और बंदा मर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। आज वो स्थिति नहीं है। नॉर्मल सी बिल्कुल हुई है। आप कोई कैलेंडर नहीं निकलता, कोई स्कूल नहीं बंद होते, कोई मार्केट्स बंद नहीं होती, कोई बंद कॉल्स नहीं दी जाती हैं, कोई हड़ताल की कॉल्स नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ा पत्थरबाजी, जहाँ बुरहान वानी के वक़्त मैं जब डीजीपी था, तो आप हमने वो वक़्त देखा जब 50 से 60 जगह पर सैकड़ों की तादाद में लड़के पत्थरबाजी करते थे। आज वो आपको देखने को नहीं मिलता, कहीं भी पत्थरबाजी का इंसिडेंट नहीं होता। आपने जो टेररिस्ट जिनका नाम आया है, आप जो सरकार में बैठे थे, 75 लोगों को ये सरकार डिसमिस कर चुकी है। अब मुझे मालूम है पॉलिटिकल सरकार जब होती थी अ इससे पहले, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस के पास आज भी वही जेएन के पुलिस रिकमेंड करती है, यही जेएन के पुलिस उस वक़्त भी रिकमेंड करती थी, लेकिन इनका डिसमिसल नहीं होता था, बिकॉज़ पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी वोट बैंक होता है, अपनी कंपल्शंस होती हैं, वो नहीं डिसमिस करते। आज डायरेक्ट दिल्ली का रूल है, और कोई उनको लोगों को जवाबदेही नहीं है यहाँ पर। तो वो बिल्कुल जो आदमी टेररिज्म में इन्वॉल्व है और सरकार में बैठा है, उसको अगर उसके लिंक पाए जाते हैं लश्कर से, जैश से या हिजबुल मुजाहिदीन, ही इज डिसमिस्ड इमीडिएटली। अभी 2 दिन पहले 3 लोगों को हटाया। एक पुलिस कांस्टेबल था जेएनके पुलिस में, एक टीचर था और एक मेडिकल कॉलेज में क्लर्क था। तो इस तरह के 75 लोगों को निकाला। तो इकोसिस्टम जो मैं कह रहा हूँ, उस पर प्रहार किया गया। जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी एनआईए, उसको लाया गया। इनफैक्ट मैं जब डीजीपी था, पहली बार एनआईए को उस वक़्त लाया गया। सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो जो लोग अ करते थे, सेपरेटिज्म करते थे, टेरर फंडिंग करते थे, कार्रवाई की, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की गई और उनके खिलाफ चालान किए गए। बहुत सारों की प्रॉपर्टी सीज की गई, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, उनका घर सीज किया गया। और अभी आपने देखा जो पहलगाम में जिन लोगों के नाम उजागर हुए या जो उनकी मदद करने, उनके घर गिरा दिए गए बुलडोजर जी हाँ जी। एक्शन में। तो इस तरह की जो है ना, ये एक्शन से हालात में बहुत तब्दीली आई। हाँ, एक मेजर इंसिडेंट हुआ पहलगाम का जो आप सबने देखा, वो आपको मालूम है कैसे हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरह का टूरिज्म, जिसकी आज प्रधानमंत्री मिसाल दे रहे थे कि कैसे पाकिस्तान कश्मीरियों का दुश्मन है, और ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ। कश्मीरी जो लोग ये सोचते हैं, उनको ये ब्रेन वॉश किया जाता था कि पाकिस्तान कि हम पाकिस्तान जो है वो हमदर्द है इनका,
इस तरह आपको याद होगा पाकिस्तान आर्मी जो चीफ है, जो आजकल फील्ड मार्शल बन गया, जनरल मुनीर, वो बोल रहा था कि हम कश्मीरियों की इस स्ट्रगल में उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको उनकी स्पीच याद होगी, तो कोई हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है। कश्मीर सिर्फ बैटल ग्राउंड बनाया है उन्होंने गजबाए हिंद करने के लिए। कश्मीरियों के साथ जिनको अपने लोगों की हमदर्दी नहीं है, पाकिस्तान की, बलोचिस्तान की, या खैबर पख्तूनख्वा की, या सिंध की, उनको कश्मीरियों से कौन सी हमदर्दी है? जो जो सही। कश्मीरी पोर्शन उनके उनके ऑक्यूपेशन में है, उनसे हमदर्दी नहीं है। तो ये सब दिखावा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे अपनी स्पीच में, ये जो इन्होंने पहलगाम में किया, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये कश्मीरियत के खिलाफ है। और वो जिस तरह का टूरिज्म यहाँ आ रहा था, 2 करोड़ से ऊपर लोग आए, और हर आदमी बिजी हो गया था कि कोई टैक्सी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई हाउस बोट चला रहा है, कोई होटल चला रहा है। पूरा सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रमोट की गई, उसको उन्होंने बेसिकली इनके पेट पर लात मारी। तो जो प्राइम मिनिस्टर का पुश है, खासकर इसके बाद 2014 के बाद डेवलपमेंट पुश, वो बहुत ग्राउंड पे बदला लाया है। आप देखिए, कोई हमारी ही स्टेट है जहां 2 एम्स बन रहे हैं, एक अवंतीपुर में कश्मीर में, और जम्मू वाला तो ऑलरेडी बन गया यहाँ सांबा के पास। आईआईटी, आईआईएम, 1 दर्जन मेडिकल कॉलेजेस यहाँ बन गए। आप इमेजिन करें, पीओके में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक नाम का अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ 4 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर में, और ले, जम्मू, और पीओके में एक एयरपोर्ट नहीं है। अब आप देखिए किस तरह का डेवलपमेंट पुश प्रधानमंत्री का, इतनी टनल्स बन रही हैं। आपने देखा जोजिला टनल बन रही है, आपने देखा जो चिनैनी के पास टनल इनागुरेट की, हाईवेज बन रहे हैं, जो 6 लेन 8 लेन, किस तरह का, ये जो काम अंग्रेज नहीं कर सके, आज उमर अब्दुल्ला बड़े फकर से बोल रहे थे प्रधानमंत्री सही। जी की। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी वो थोड़ा बटर लगा रहे हैं उनको। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए, उनका भी सपना था, वो आपने पूरा कर दिया, आपके हाथों से हुआ। और ये बात सही है। कई सालों से हम भी इंतजार कर रहे थे। मुझे भी सारी जिंदगी निकल गई इंतजार करते, कब ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी, और आज ये मुमकिन हुआ, और वंदे भारत ट्रेन चली, और अब आज के बाद तो नॉर्मल चलेगी चलेगी। तो ये अपने इसलिए आप ये में जो रेलवे बोल रहे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। कटरा से ही अगर हम लगाएं तो कटरा से श्रीनगर पहुंचने में ही 12-13 घंटे लग जाते थे एक आम आदमी के। वो चाहे जिस जरिए से सड़क मार्ग से जाए। अ, केवल 3 घंटे में अब कटरा से और आप श्रीनगर के स्टेशन पर जाकर के उतर जाएंगे। ये कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि वहाँ का जो फलों का उत्पादन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तमाम दूसरी चीज़ें हैं, पश्मीना शॉल का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में किया। देश भर से अब सीधे रेलवे मार्ग से कश्मीर जुड़ जाएगा और यहाँ के उत्पादक जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, यहाँ एक तो 10-10 घंटे लगते थे, आज वही जर्नी आप 2-3 घंटे में तय करें। और अभी कटरा तक हुआ है, क्योंकि उसकी वजह है जम्मू रेलवे स्टेशन जो है उसनाइज किया जा रहा है, उसके एक्सपैंड किया जा रहा है। और वो जैसे ही आज रेलवे मिनिस्टर बोल रहे थे, जैसे ही जम्मू का रेलवे स्टेशन जून, शायद उन्होंने अभी जून चल रहा है, अगस्त का बोला, 3 महीने, वो जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर यही ट्रेन जो है वो बजाय कटरा के जम्मू तक आएगी। और उसके बाद आप देखिए मालगाड़ियों का जो चलना होगा, मालगाड़ी जो है कश्मीर से फ्रूट सीधा, अगर रात को लोड हुआ तो शाम को अगर वो ट्रेन चली, तो अर्ली मॉर्निंग वो ट्रेन कश्मीर से सीधी दिल्ली की मार्केट
वो जो फ्रूट मंडी है, क्या नाम उसका, वहां पहुंचेगी, जो कीर्ति दिल्ली की में। मार्केट है, हाँ वहां बिल्कुल। पहुंचेगी। तो आप बताइए, एक रात जहां ट्रक जो है 4-4 दिन लगाते थे, तो फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो, आपके जो कश्मीर का दूसरा होता है, और यहाँ से भी ट्रकों की जो लाइन जाती थी, यहाँ से इतना सामान कश्मीर घाटी को जाता है, वो 4-4 दिन ट्रकों में जा रहे हैं, उनको रोका जाता था। अच्छा, ये हाईवे इतना डाइसी है, आप तो ट्रेवल किए होंगे, जी। लेकिन कई बार 4-4 दिन बंद रहता है, 5 हफ्ता हफ्ता बंद रहता है, बर्फ गिरती थी। तो अब ट्रेन से ये एक अल्टरनेट बन गया, और ये राउंड द ईयर आपका कनेक्टिविटी, अगर जितनी मर्जी बर्फ भी पड़ी होगी, आपका ये मार्ग चलता रहेगा। और पसियां आना, ये हमारी जिंदगी का रेगुलर हिस्सा बन गया था, एक खासकर कश्मीर के लोगों को। और एक 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 मेंटल ब्लॉकेड भी था कि कश्मीर जो है वो दिल्ली से, मैं सबसे ज्यादा इसकी वो समझता हूं, जो मेंटल ब्लॉकेड था कि हम दिल्ली से बहुत दूर है, वो दिमागी तौर पर दिल्ली से दूरी कम हो गई। अब आपको लगेगा, आप रात को ट्रेन में बैठे, सवेरे आपकी वंदे भारत जो है वो ब्रेकफास्ट आप दिल्ली में करेंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई गवर्नमेंट्स आई, कई गवर्नमेंट्स गई, लेकिन ये मुमकिन है। हम जब नए नए, मैं मुझे अब रिटायर हुए 5-6 साल हो गए, जब हम नए सर्विस में थे तब सुनते थे कि ट्रेन कश्मीर जाएगी। तो अब ये मुमकिन हुआ, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको इसका मजाक, एक जोक भी बताऊं, जो क्या, एक हमारे एक बहुत पुराने अफसर थे, वो एक्चुअली प्रमोटी अफसर थे, एडीजी रिटायर होके उनकी अब वो डेथ हो गई, उनकी अब नहीं है। तो वो कई बार जब हम नए नए आए तो मुझे कहते थे, यार कश्मीरी कैसे पाक हिंदुस्तान से अपने आप को जोड़ेंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते यार इतना सा होल आपने देखे, वो रेफरिंग टू जवाहर टनल, उन दिनों जवाहर टनल होती थी, तो आप इतना सा आपने सुराग दिया है उनको कनेक्ट करने का, और कोई नहीं है उनका। तो अब आप देखिए, इवन हाईवे पे आपको जवाहर टनल की जरूरत नहीं है, आप सीधा काजीकुंड से बनहाल आती है, इतनी खुली, और इतनी दो टनल्स हैं, इधर से आपकी ट्रेन बन गई। तो इतने अल्टरनेटिव्स हो गई, और इतना हाईली इंप्रूव्ड सिस्टम हो गया। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इसने ट्रांसफॉर्म कश्मीर का नक्शा ही बदल दिया। ये बात पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं और सकता। आप और कंपैरिजन ही और नहीं कर सकते भारत का जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान। जी और डीजी साहब, ये फोर्सेस के लिए भी तो बहुत फायदेमंद हुआ है। अब अग्रिम मोर्चों तक फोर्सेस बहुत तेज गति से पहुंच पाएंगी। जो भी आपको पहुंचाना है वो वहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल। देखिए ओंकार जी, बहुत ज्यादा फोर्सेस की मूवमेंट होती है नेशनल हाईवे पे, और उसमें क्या होता था कि उनको हाल्ट करना पड़ता था। जो फोर्स दिल्ली से आती थी, उसको पहले 1 या 2 दिन जम्मू आने में लगता था, फिर जम्मू में उसका हाल्ट होता था, उसके बाद यहाँ से वो जाएगी तो उसको कश्मीर पहुंचना है। अगर रास्ता बंद हो गया तो गया 4 दिन के लिए, तो फोर्स करो। अब ये सीमलेस हो गया। आप आपको अगर सीआरपीएफ, बीएसएफ है, आर्मी है, सवेरे उनकी ट्रेन कश्मीर घाटी में होगी, मन अनंतनाग या काजीकुंड या ये श्रीनगर बड़गाम के पास उनका, या बारामूला पहुंच जाएगी। तो बारामूला में। एक, और मुझे याद है, मुझे याद है मेरे टाइम पे एक बार, अगर आपको पता नहीं, आप उस बात को याद कर पाएंगे, एक बार इलेक्शन हो रही थी, वहां वायलेंस हुई थी, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो रास्ते में स्ट्रक हो गई थी। जो हमें इलेक्शन कमीशन ने फोर्सेस दी थी, उनके आने में हाईवे चूंकि ब्लॉक हो गया, तो 4 दिन डिले हो गया। और वो जिस दिन इलेक्शन होनी थी, उस रात को वो पहुंचे, एक रात पहले। तो बेचारे 4 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, उनको एक्लेमेटाइजेशन का टाइम ही नहीं मिला, ब्रीफिंग का टाइम ही नहीं मिला, और उनको वहां
सवेरे सवेरे डिप्लॉय कर दिया, पता कुछ नहीं था, लोगों ने उसका एडवांटेज लिया और वहां वायलेंस हुई। तो मुझे वो दिन भी याद है। अब वैसे दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी नो आएगी नहीं, क्योंकि आप फोर्सेस की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी। आप रात को चलो दिल्ली से, नेक्स्ट मॉर्निंग आप श्रीनगर में होंगे या बारामूला होंगे। तो ये बहुत बड़ा जो जो 4-4 दिन का सफर था, वो आप एक रात में ट्रेवल या एक दिन में ट्रेवल कर लेंगे। तो ये जो मूवमेंट है फोर्सेस की, वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्रूट की मूवमेंट का बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो वेस्ट हो जाता था, सड़ जाता था फ्रूट, वो सारी बहुत बड़ा। और कश्मीर के लिए पूरा इंडिया की मार्केट खुल गई। और ये जो वाइस वर्सा आल्सो, कि कश्मीर घाटी में भी जो बाकी दिल्ली से और बाकी शहरों से सामान आता है, वो भी बहुत फास्ट आएगा। तो ये बहुत एक कनेक्टिविटी एक्चुअली इज लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन जो है बदल देती है, एक पूरे इलाके को बदल देती है। जहां जहां कनेक्टिविटी जाती है, वो एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि वैसा जब इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, जब लोगों के जीवन में आमूल-चूल बदलाव देखने को मिलता है, जब इस तरह की इंसर्जेंसी और तमाम साजिशें कुंद होकर के रह जाती हैं, जब एक मजबूत लीडरशिप आपके ऊपर बैठा हुआ हो और वो एक संकल्प को सिद्धि में तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो लोगों की सोच में बदलाव आता है। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में एक बदलाव देखने को मिल रहा है लोगों की सोच में? और 22 अप्रैल की घटना के बाद कुछ रिएक्शंस हैं क्या वहाँ लोगों में? और इसको लेकर के भी एक इनसिक्योरिटी हुई होगी कि भई हमारी पेट पे लात मारा है इस बार पाकिस्तान ने। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इस तरह के जो लैंडमार्क एलिमेंट्स होती हैं, उससे लोगों की सोच पर बहुत फ़र्क पड़ता है। कहता हूँ टेररिज़्म पर जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर था, इस तरह ये ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही एक बहुत बड़ा प्रहार है। कनेक्टिविटी, इस तरह की कनेक्टिविटी जो है, ये होना एक सोच को बदल देगा। और आपने देखा जो पहलगाम का पहलगाम का जिस तरह का वन से पहलगाम जी, का जी। जिस तरह का इंसिडेंट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपने देखा लोग लोग बाहर आए। हर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर समाज का हर वर्ग वहाँ जो आया, बाहर आया, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इवन लोग किलिंग की फेवर में इनकी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, चाहे उनके पेट पे लात पड़ी, और शायद वो एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन ये चीज पहली बार देखने, जहां जिस कश्मीर घाटी में लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, हड़ताल करते थे टेररिस्ट की फेवर में, वहां इस तरह का देखने में मैंने तो बहुत सालों और बड़ी मुझे तो बहुत सालों के बाद इस तरह का दृश्य देखने को मिला। और मैं समझता हूँ ये बहुत वेलकम डेवलपमेंट थी। और इससे जो लोगों में एक 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 सोच में चेंज और तब्दीली देखी गई, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद। और वैसा जो सोच में तब्दीली यहाँ देखने को मिल रही है, उस तरफ के जो पाकिस्तान का कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का इलाका है या गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहाँ के लोगों में भी एक कसमसाहट है। वो एक तो वो हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक रख कर के उनके साथ बिहेव किया गया है, बल्कि मिसबिहेव किया गया है। इधर की जो विकास की गाथा है, वो उनको आश्चर्यचकित कर रही है, रोमांचित कर रही है।
और कहीं ना कहीं उनके मन में अब ये बात है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है इधर, काश ये बॉर्डर खुल जाए किसी तरीके से। और जिसका जिक्र राजनाथ सिंह साहब ने आईएनएस विक्रांत पर भी किया कि एक ऐसा समय आएगा जब उस तरफ के लोग जो हैं वो कहेंगे कि हम तो भारत के ही हिस्से हैं और हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। वो सिचुएशन भी आने वाली है क्या? मुझे लगता है बिल्कुल जल्दी आएगी। और राजनाथ सिंह जी गलत नहीं कह रहे, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह के वहां से दृश्य आ रहे हैं पीओके के इलाके जो है और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खासतौर पर, एक तो उनके खिलाफ वहाँ पाकिस्तान आर्मी ज्यादतियां बहुत करती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप जानते हैं पाकिस्तान का माहौल कैसा है और उनका कल्चर जिस तरह से हमने यहाँ बचा के रखा है, उधर कुछ नहीं। वहाँ वहाँ पंजाबियों की सेटलमेंट की जाती है और उनको कोई जिस तरह के हमें हमने हुकूक दिए हैं वो खत्म, वहाँ कोई ऐसे हुकूक नहीं है, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। और उनको डोमिनेंस है पंजाबियों की और वो लोग कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा वो जो एंगर है लोगों का वो सड़कों पर उनका डिमॉन्स्ट्रेशन से दिखता है। जिस तरह से आए दिन आप देखते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें भारत की तरफ रास्ता खोलिए, हमारे मोदी जैसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। और वो आए दिन डिमांड करते हैं कि हमें इस तरफ की सड़क खोलिए, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और जिस तरह के वहाँ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी जातियां करती है और वो लोग उनके औरतों के रेप और उनके जवान बच्चों का डिसपेयर होना, वो बलूचिस्तान जैसे हालात हैं। और वो मुझे लगता है वो किसी वक्त भी और भड़केंगे और वो ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान जब बिखरेगा तो वो भी आज़ादी ही डिमांड करेंगे। और आने वाले कुछ महीनों में मुझे इस तरह की स्थिति लगती है। और जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। वो आज एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि हमारे ही भाई जो भारत के साथ हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल रही है। उनके पास कितने मेडिकल कॉलेज, 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज है, उनके पास एक भी नहीं है। उनके पास एयरपोर्ट्स हैं, उनके पास पाक पीओके में एक भी नहीं है। इस बिल्कुल। तरह का वो देखते हैं डेवलपमेंट, इस तरह की हाईवेज बन रहे हैं, ट्रेन, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन देखी हुई, ऐसी ट्रेन पाकिस्तान में है ही नहीं। जिस तरह का हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया और जिस तरह का टेक्नोलॉजी का वो सारा वो प्ले, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें वो जो जब देखते हैं तो उनका मन भी करता है कि हमारे बच्चों का भविष्य भी अच्छा बने। इसीलिए ये सब देखकर वो डिमांड करते हैं कि हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। और मुझे कोई डाउट नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो हमारे ही साथ है और बहुत जल्दी हमारे साथ मिलाप उनका होगा। आखिर में चलते चलते इस पर जरूर टिप्पणी चाहूंगा, जैसी आदत रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान में जिनको संरक्षण प्राप्त है उन जमातों की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चूंकि मसूद अजहर के परिवार के लोग सैन्य कार्रवाई में मारे गए हैं, कुछ रिश्तेदार मारे गए हैं, तो वो चुप करके तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ खुरापात करेगा। वहाँ के आतंकवादी संगठन, वहाँ की सेना, उनका तो एग्जिस्टेंस ही इस पर है कि ये चीजें जिंदा रहें। तो क्या पाकिस्तान फिर गलती करेगा, ये लोग फिर गलती करेंगे और उसके बाद क्या होने वाला है? ओंकार जी, ऐसा है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ काफी बार कि पाकिस्तान की सेना जो है वो बेसिकली टेररिस्ट हैं इन यूनिफॉर्म। क्योंकि अगर आप उनके डीजीआईएसपीआर को सुनो, वो कहता है ईमान, तकवा, जिहाद और चौथा ही कुछ और लफ्ज बोलता है। ये हमारा मॉटो है, ये हमारा ट्रेनिंग का वो है। अगर जिस फौज का अगर ये मॉटो है वो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और आपने देखा जब वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो टॉप टेररिस्ट मारे
मुरीद के में और भावलपुर में उनके नमाज जनाजा में कौन खड़ा था? वहां का कोर कमांडर, वहां का आईजी, वहां के मिनिस्टर और पॉलिटिशियन। सो ये जो कहते हैं ना कि नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर, इनफैक्ट मैंने ट्वीट किया था कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर दुनिया को बताने के लिए इनमें फर्क नहीं है, एक वर्दी में है, दूसरा सिविल कपड़ों में है, वो भी सारे टेररिस्ट। तो ये जो पाकिस्तान कुत्ते की दूम है, सुधरने वाला नहीं है। ये मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये रुक जाएंगे। जिसका एग्जिस्टेंस ही इस पर है वो कहाँ से रुक जाएगा और वो करेगा। लेकिन मोदी जी ने नकेल बहुत अच्छी डाली है, चाहे वो पानी का बम जो वाटर बम इन पर डाला है, ये उसी से मजबूर होकर गिड़गिड़ाते हुए आएंगे कि हमारी जान बख्शो। और दूसरा जो मोदी जी ने जो इनको दूसरी नकेल डाली है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ये जो 2-3 लाइनें हैं, ये इनको 10 बार सोचने पे मजबूर करेगा कि कोई बड़ा एक्ट नहीं करेंगे। बड़ा पहलगाम जैसा करेंगे तो मोदी जी दोबारा ठोकेगा, इंडियन आर्म फोर्सेस दोबारा ठोकेंगी। तो लेकिन मुझे इन पर भरोसा नहीं। मैं 35 साल का तजर्बा जो मेरा है, ये झूठ के एक पिलिंदा है। एक इन पर कभी भरोसा नहीं करना। और हमने बार बार इनको मौका दिया, आपने देखा उसका नतीजा क्या हुआ। हमारे 2 प्रधानमंत्री उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क पे लिया और वो वहां गए। लेकिन ये जो इनकी फौज जो है, खासकर फौज और आईएसआई जो पाकिस्तान की, इस पर कभी भी भरोसा नहीं करना। और मुझे मेरा तजर्बा 35 साल का कहता है कि ये जो है ये दोबारा कुछ गड़बड़ करेंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू मिस्टर मोदी, जो नकेल इनको 2 जगहों पे डाली है, वाटर बम और एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। और इनको सपने में भी ऑपरेशन सिंदूर याद आता होगा, तो ये 2 बार सोचते होंगे कि क्या करें। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए शांति रहेगी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा वरी पॉइंट है, जो टेररिस्ट ऑलरेडी अंदर हैं वो कहाँ से रुकने वाले हैं? वो तो करेंगे ना इनसे। सही और है। अभी उनका नंबर है और काफी उसमें पाकिस्तानी है, 90% उसमें पाकिस्तानी, और सब उनमें से कुछ लोग इनके रेगुलर आर्मी पर्सनल हैं, जो कमांडोज हैं, एसएसजी कमांडोज हैं। तो जब तक वो नहीं मारे जाते तब तक मुझे भरोसा नहीं है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान सुधारना चाहता तो उनको इन्फिल्ट्रेशन बंद करनी पड़ेगी, टेररिज्म के फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, ये जो ट्रेनिंग और ये जो टेरर कैंप्स हैं इनको बंद करना पड़ेगा। और हाफिज सईद और अजहर मसूद और उसके साथ 2 और जो जैश ए लख मोहम्मद और लखवी भी इसके है। साथ नकवी और हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है सलाउद्दीन, और वो मुंबई वाला क्या नाम है उसका, जो मुंबई ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, स्मगलर, दाऊद इब्राहिम, ये जी सब जी। हमारे हवाले करें तो बातचीत भी होगी, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर एसपी वैद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर चर्चा करने धन्यवाद। के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।